हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। देखिए हम लोग जो हैं आज आपके लिए आज की जो क्लास होगी उसमें हम PYQs डिस्कस करेंगे। ये जो आपका जून का एग्ज़ाम होने वाला है, जून का जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है केमिकल साइंस का, उसको टारगेट करते हुए हम जो है PYQs एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस मिलेंगी और हम जो लास्ट अराउंड 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस अब तक आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको वहीं डिस्कस करेंगे और कौन से क्वेश्चन जो है आने के चांसेस है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है जून को टारगेट करते हुए जो है सिलेबस अपना देखते हुए नेट एग्ज़ाम का उसको हमें कवर करना है। सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है और साथ साथ PYQs में जाके देखना है कि उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो लास्ट आपको जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको समझने के लिए सबसे बस आपके पास एक ही तरीका होता है कि बार बार पिछले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उसमें जाके देखना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको आपने पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, ठीक है, आपको समझ भी आ गई चीज़ें, बट आपको अगर ये ही नहीं पता है कि वहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और अगर कर भी लेंगे तो चांसेस होंगे कि आंसर आपका गलत हो जाए। तो दैट इज़ वाई कि एक टॉपिक पढ़ना है प्लस साथ के साथ तुरंत ही, बाद में नहीं, तुरंत टॉपिक पढ़ते ही जाके देखना है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं साथ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया हर बार क्या है कि कोई भी एग्जाम में कंपटीशन टफ होता जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंपटीशन टफ होता जाएगा, तो क्वेश्चन का लेवल भी क्या होगा, टफ होता जाएगा, क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से बनेंगे। तो आपको अपना ब्रेन यूज़ करके एज अ एग्जामिनर, नॉट एज अ स्टूडेंट, एज अ एग्जामिनर सोचना है कि यहाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, अब नेक्स्ट क्या बन सकता है, तो नए क्वेश्चन बना के भी देखने हैं। तो ये चीज़ें करनी है, तभी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक जो होगा आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा और तभी एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे से, अगर उससे कोई क्वेश्चन आया उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, IE से क्वेश्चन है, इन किलो जूल पर मोल। आज के जो PYQs है वो बेसिकली होंगे जो आपका बिल्कुल बेसिक चैप्टर है वहाँ से, क्योंकि हम टॉपिक वाइज ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज लेके चलें और उसके बाद लास्ट में एक मिक्स भी करें। तो आज ज़्यादातर MO से क्वेश्चन होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आते हैं वो होंगे, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आज हम जो है कवर करेंगे, क्योंकि उस टाइप की क्लासेस जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वो हम पढ़ा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे, जैसे जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है लाते जाएंगे, ताकि आपके कंसेप्ट साथ के साथ अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते जाएं। तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है बेसिक कंसेप्ट में आता है कि जब किसी एटम में से हम जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है, जब कोई न्यूट्रल एटम जो है आयन में कन्वर्ट होता है, कौन से आयन में, कैटायन में, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगानी पड़ती है एनर्जी, क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको आप निकाल रहे हो इसके बीच में है क्या, अट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच्ड है स्ट्रॉन्गली, दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स तोड़ना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। और उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, सबसे लास्ट के इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी, उसके बाद अलग होगी, फिर अलग होगी, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स और उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी देने के लिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 580,
सॉरी। उसके बाद जो है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी वो इतनी है, थर्ड जो है वो है इतनी, 2740। यहाँ पे आपको एलिमेंट गैस करना है। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी से एलिमेंट आप कैसे गैस कर सकते हैं। IE4 है आपकी 11600 और IE5 है 14842। 5 आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है और इनके बेसिस पे आपको एलिमेंट गैस करना है कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ट्रेंड आपको दिया गया मतलब आप क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। तो क्या इसमें कुछ अलग मतलब आपको कुछ अलग दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 580, 500 से 1800 हुई, 1800 से 2700 हुई, ठीक है तो ज़्यादा गैप नहीं है, बट 2700 से एकदम 11000 चली गई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो मतलब यहाँ पे जो है क्या हुआ है, इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा, क्योंकि इनर्ट गैस से एनर्जी निकालने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का क्या है 11281। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज करो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी अगर सपोज करो 300 है, तो इस वाले के लिए मान लो अराउंड 10,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे IE1 बहुत कम होगी और IE2 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में अनयूजुअल मतलब जो चेंज आएगा। तो जहाँ अनयूजुअल चेंज आए वहीं आपको पकड़ लेना है, मतलब यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हुआ है। मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं, 3 के बाद जो है स्टेबल हो गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी कितनी है उस वाले एलिमेंट की 3। सबसे पहले आपको वैलेंसी पता करनी है, वैलेंसी है 3 +3 हम कह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। अब इनमें से कौन सा है, सोडियम में तो 1 निकलेगा, इसकी तो +1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, एल्यूमिनियम की होती है +3, तो यही वाला आंसर होगा। तो किस तरीके से आप एलिमेंट गैस कर सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी से। क्वेश्चन सिंपल था पर थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा घुमा के कि आपको सीधे सीधे ये नहीं पूछा गया वैलेंसी कितनी होगी, सीधा सीधा एलिमेंट पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, कंसेप्ट आपने पढ़े हुए होंगे, तो चाहे क्वेश्चन आपने वो पहले कभी ना फेस किया हो उस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अब आगे आगे ऐसा ही होता जाएगा, जितना कंपटीशन बढ़ेगा क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो पहले नहीं आए हैं। कंसेप्ट तो वही होंगे बट क्वेश्चन को बनाने का उसकी लैंग्वेज अलग होगी, पूछिए आपसे चीज़ें घुमा के जाएंगी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे, लैंग्वेज से कर पाओगे, लॉजिक लगा के कर लोगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following octahedral complexes will be distorted? ये वाला क्वेश्चन आपका है कॉम्प्लेक्सेस से, कोऑर्डिनेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक का। अभी हम आज इनऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज़्यादा, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक के ट्राई करेंगे, उसके बाद फिजिकल के, और फिर तीनों के मिक्स। मतलब PYQs में हमें जितने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ने। जैसे इनऑर्गेनिक में क्या है आपका, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग है, उसके बाद जो है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक है, कोऑर्डिनेशन है और बायो इनऑर्गेनिक है। तो 3-4 टॉपिक इनऑर्गेनिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो है आपका मेन ग्रुप है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। इसके बाद जो है आपका ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन और रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी क्योंकि सारे के सारे रिएजेंट की एक सीरीज बना के सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिक के रिएजेंट हैं उनको 3-4 क्लास में जो है कंप्लीट कर ले, और जितनी नेम रिएक्शंस है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसके अलावा फोटोकेमिस्ट्री है, वो तो बहुत सिंपल है। तो ये कुछ अराउंड 20 टॉपिक्स हैं तीनों केमिस्ट्री के मिला के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जो है हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंप्लीट करें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करें, ताकि आप अगर जून की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JRF के लिए कर रहे हो, चाहे आप LS के लिए कर रहे हो, वो आपका
क्लियर हो पाए, हम उसमें आपकी हेल्प कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, पूछा गया है डिस्टॉर्टेड कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टॉर्टेड। डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि अगर आपने देखिए मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा क्वेश्चन आता है ज़्यादातर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि हम कौन कौन से पढ़ते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, 6 अगर है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। बट ऑक्टाहेड्रल में जरूरी नहीं होता कि आइडियल हो उसकी शेप, मतलब ऑक्टाहेड्रल ही हो। ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती है यहाँ पे मेटल, 4 लिगेंड इसके कॉर्नर पे, और एक होता है अबव द प्लेन, एक होता है बिलो द प्लेन। तो जरूरी नहीं होता कि ये आइडियल शेप हो, कभी कभी क्या होता है कि ये 4 तो सही रहेंगे, बट ये जो होते हैं अबव द प्लेन, कभी ये कंप्रेस हो जाते हैं, कभी ये इनकी बोन लेंथ बढ़ जाती है, तो आइडियल नहीं रहता, इसी को हम डिस्टोर्शन कहते हैं। और डिस्टोर्शन कब होता है, इसमें आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारा खेल किस चीज का है, डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे होता है रिपल्शन बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड लिगेंड, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब लिगेंड जिस एक्सिस से आएगा, लिगेंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में होता है रिपल्शन, उसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, ये सारी कहानी है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे सारा खेल डी ऑर्बिटल का है, जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स आ जाए आपको सीधा डी ऑर्बिटल देखना है कि सिमेट्रिकली फिल्ड है या अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो डिस्टोर्शन होगा, सिमेट्रिकली फिल्ड है तो नहीं होगा। तो फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ मेटल को पकड़ोगे और हाई स्पिन और लो स्पिन देखोगे लिगेंड की हेल्प से, वो भी जरूरी है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्प्लिटिंग होगी, मतलब स्प्लिटिंग तो होगी, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, है ना। लिगेंड 2 तरीके के होते हैं, एक जो डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट होता है मेटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये गैप डी ऑर्बिटल के बीच का, यहाँ पे आपका होता है T2G ऑर्बिटल या T2, यहाँ पे होता है EG या फिर E2, या तो ये गैप काफी ज्यादा हो, मतलब पेयरिंग हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे, या फिर ये वाला गैप जो है कम हो, मतलब अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। ये गैप ज्यादा हो या कम हो, स्प्लिटिंग ज्यादा हो या कम हो, जिसको हम कहते हैं CFSC, है ना। तो ये गैप ज्यादा कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि ये गैप बढ़ जाता है दोनों के बीच का, T2G और EG के बीच का गैप बढ़ जाता है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, सारे के सारे यहाँ बढ़ जाते हैं, तो पेयरिंग हो जाती है। ऐसे लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, जैसे आपका कौन से वाला CN हुआ, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड में कौन से, जैसे आपके हेलोजन वाले आते हैं, हैलाइड्स, Cl है, F है, वाटर है, ये सारे वीक है। तो आपको सबसे पहले मेटल कॉम्प्लेक्स का अगर क्वेश्चन आया, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है और लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये 2 चीजें देखनी है। तो यहाँ पे लिगेंड तो सारे वाटर है, और वाटर कैसा है, वीक, तो वीक मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन, ठीक है। तो पहली बात यहाँ क्लियर हुई। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्रोमियम +2। यहाँ सबसे पहले सीरीज आपको याद होनी चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो सीरीज ये आपको याद होगी, तभी आप जो है इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 3D सीरीज में आपको बार बार यही बोलती हूँ, 3D सीरीज तो याद करनी ही करनी है, चाहे जैसे कर लो, चाहे आपको जैसे भी करनी है, जो भी चीज़ लगा के, जो भी गाना बना के या सुन के, जैसे भी करनी है, बट 3D सीरीज तो याद करनी ही है, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो स्कैंडियम का जो होता है स्कैंडियम होता है आपका 3D1 4s2, ठीक है, ये हो जाएगा 3D2 4s2। यहाँ पे क्रोमियम की बात है, क्रोमियम आपका होता है 3D4 4s2। तो क्रोमियम +2 के अंदर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब 3D4 हो जाएगा। 3D4 का मतलब अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा, है ना। अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूं सीधा, क्योंकि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, तो स्प्लिटिंग कैसी होगी, ऐसी 1 2 3
और 4। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, ये तो सिमेट्रिकल है, तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है क्रोमियम +3 का मतलब क्या हो जाएगा, D3, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ये तो सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाएगा। ये हुआ D3 सिमेट्रिकली फिल्ड है, नीचे T2G के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और ऊपर दोनों खाली है, तो इसके अंदर डिस्टोर्शन नहीं होगा। मैग्नीज +2 होता है D5 हाई स्पिन सिमेट्रिकली फिल्ड 1 2 3 4 5। तो जो सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, अगर आपका जो है d ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है दोनों T2G EG, तो डिस्टोर्शन नहीं होगा, अदरवाइज डिस्टोर्शन होगा। तो बस इतनी सी चीज आपने चेक करनी है। इसके बाद आता है आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर यही वाला होगा, पहले वाला, बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आयरन में क्या हो जाएगा, Fe+3 है, Fe+3 होता है D5 और D5 हाई स्पिन सेम होगा ये वाला, तो ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड होगा, तो आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3-। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है I3- I3+ से रिलेटेड अलग अलग, कभी इनकी ज्योमेट्री पूछ ली, कभी इस पे लोन पेयर पूछ लिए, कभी सेंट्रल में एटम के ऊपर लोन पेयर पूछ लिए, कभी टोटल पूछ लिए। ठीक है, टोटल तीनों के तीनों जो आयोडीन एटम है उनके ऊपर। तो ये मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपको CH4 का मैं कह दूं कि CH4 की स्ट्रक्चर क्या होगी, कितने लोन पेयर होंगे, या NH3 कह दूं या PH3 कह दूं, तो ये बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल से, इतने सिंपल मॉलिक्यूल से क्वेश्चन नहीं आते। अगर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया तो ज्यादातर आपको आयन देगा, कुछ ऐसा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, जैसे I3- है, I3+ है, तो आप सोचोगे 3 I है, ठीक है, 3 आयोडीन आपके पास एटम है, तो किसके ऊपर आप चार्ज लगाओगे, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे। तो प्रैक्टिस भी आपने ऐसे ही क्वेश्चंस की करनी है। I3- और I3+ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूजुअली इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल में आप आयोडीन लेते हो, 2 लेते हो साइड में। अगर मैं बात करूं I3- की, तो माइनस आप सेंट्रल एटम पे नहीं लगाओगे कभी भी, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम होती है। ठीक है, भले ही सारे सेम है, बट यहाँ पे आपको सेंट्रल एटम पे माइनस नहीं लगाना और प्लस सेंट्रल पे ही लगाना है। तो इन केस ऑफ I3- आप माइनस लगाओगे किसी भी साइड एटम पे। ठीक है, जो जिसपे माइनस लगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो, तो इसके पास 3 लोन पेयर बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। अगर मैं बात करूं I3+ की, तो प्लस आपने सेंट्रल पे ही लगाना है, तो बाकी यहाँ पे बनेगा एक एक बॉन्ड यहाँ। अब इसके पास बचेंगे 2 लोन पेयर्स, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो SP P और D, sp3d के अंदर क्या होता है, TBP ज्योमेट्री होती है। TBP ज्योमेट्री पे जब 3 लोन पेयर इक्विटोरियल पे लगा दोगे तो क्या होगा, वैसे तो सिर्फ लोन पेयर्स पूछे हैं, बट मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार पूछी गई है। तो इसकी जो शेप हो जाएगी वो लीनियर हो जाएगी, ज्योमेट्री TBP, शेप लीनियर, क्योंकि लोन पेयर जो है को हम इसमें शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगी लीनियर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन SP P और P, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। अब यहाँ पे उसने पूछा है आपसे क्या कि द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो सिर्फ लोन पेयर्स ही पूछे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपली हम इसको कर सकते हैं। सेंटर में एक आयोडीन, एक यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने माइनस लगा दिया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 7 ही इसके होंगे। ठीक है,
2 3 4 5 6 7। अब हमें देखना है कि टोटल लोन पेयर्स कितने हैं। इसके पास कितने हैं, 1 2 3। इसके पास कितने हैं, 1 2 3, 3। इसके पास कितने हैं, 1 2, और एक जो है, जो माइनस है इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका होगा, एक ये, एक लोन पेयर ये हुआ, इससे तो इसने बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास भी 3 होंगे। ठीक है, इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक माइनस है तो 8 हुए, 8 में से 2 यूज करके तो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, बाकी के कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। तो तीनों के ऊपर 3 लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हुए 9। तो इस तरीके से आप टोटल उसने पूछा है, सिर्फ कभी कभी सेंट्रल एटम पे भी पूछ सकता है, सिर्फ तो सेंट्रल पे कितने हैं, 3, सब पे 3 है। स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो I3 माइनस और I3 प्लस को तो हर तरीके से की शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, सब कुछ आपने इसका तो अच्छे से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये कई बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन द पेयर्स। किसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। चलिए फटाफट करके देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का देखिए, वैसे लॉन्ग मेथड भी मैंने बताया हुआ कई बार, हाइब्रिडाइजेशन से ये आप देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जब आपको देखनी है तो हाइब्रिडाइजेशन से देखना, या फिर वेस्पर थ्योरी भी है, बट ज़्यादातर हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। और अगर आपने सीधा नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखने हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे HCF4 है, सेंट्रल एटम है जीनन, और जीनन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से उसने 4 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 4 इसके सर पे लगा दो, मतलब 2 लोन पेयर है ना। इसके अंदर कितने लोन पेयर हुए, 2। ऐसे आप ClF3 में कर सकते हो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर। ठीक है, दोनों के पास सेम है, आंसर तो यही आ गया। बाकी का भी आप ऐसे ही देख सकते हो। XeO8, 8 होते हैं आउटर मोस्ट में, O4 सॉरी। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाए। ठीक है, 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। ठीक है, तो 0 लोन पेयर। अब यहाँ ICl4 नेगेटिव, एक के ऊपर माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी के बनाएंगे सिंगल। ठीक है, तो इसके पास 2 लोन पेयर यहाँ पे बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप बाकी के निकाल सकते हो। यहाँ पे भी वही होगा, इसके अंदर 0 लोन पेयर। ठीक है, XeO2F2, अब यहाँ पे XeO2O बनाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 8 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ी, उसके बाद दूसरी ऑक्सीजन, उसके बाद है 2 फ्लोरीन, तो एक लोन पेयर बच जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, जो भी हो, जो भी आपको इजी लगे वो ट्राई करें, बट लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एमओ थ्योरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन एमओ थ्योरी से बेटा जो क्वेश्चन आते हैं, एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एमओ थ्योरी से। सबसे पहले तो आपको एमओ डायग्राम बनाना सीखना है। एमओ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस का, N2 का, O2 का, C2 का, और हेट्रो में CO, इसके अलावा OH, इसके अलावा जो है आपका HF। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड लेंथ से, इसके अलावा होमोल्यूमो, इसके अलावा स्टेबिलिटी, और पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर, पैराडाया नेचर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट अच्छी बात यह है कि अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख लिया, या फिर जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया मॉलिक्यूल्स का, तो वहाँ से सारे मसले हल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से करके दिखा देती हूँ। वैसे ये मैंने पूरा टॉपिक जो है पढ़ाया हुआ है,
कैसे करते हैं जैसे हमसे O2 का ही पूछा गया है, सारे O2 की स्पीसीज है, O2, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस। तो अगर आपको O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आता है तो आप ये इजीली कर लोगे। तो देखिए क्या होता है कि O2 के केस में सबसे पहले हम O2 का देखते हैं। O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 × 2 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स आपने भरने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरने हैं। एक हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था। लेकिन यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसका, मॉलिक्यूल्स का ठीक है, यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन करना है मॉलिक्यूल्स का। वहाँ पे हमने एटम्स का देखा था, तो मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भरते हो। एमओ से आपको पता है क्या क्या बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक इससे मिलके बनेगा बॉन्डिंग जिसको हम बीएमओ कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनता है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फेवर करता है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को, एंटी बॉन्डिंग अपोजिट मतलब अपोज करता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो स्टेबलाइज करेंगे, जो इसमें जाएंगे वो डिस्टेबलाइज करेंगे। ये होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इस तरीके से हम बनाते हैं और जो आपके होमो डायटमिक मॉलिक्यूल हैं जैसे N2 है, O2 है, H2 है, B2, Li2, C2, इनका तो बहुत सिंपल होता है। इसका 1s लाओ, इसका 1s लाओ, दोनों से मिला के बना दो 2 ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद 2s लाओ, फिर 2p लाओ। और p के केस में s का तो बहुत सिंपल है। p के केस में p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, ठीक है। इन तीनों में से एक बनाता है सिग्मा, बाकी के 2 बनाते हैं पाई। कौन सा सिग्मा बनाएगा, कौन सा पाई बनाएगा, जो आपको मॉलिक्यूलर एक्सिस दी होगी। अगर उसने कहा है मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्सिस है तो pz से आप बना दो सिग्मा और बाकी से बना दो, ये ऐसे सिग्मा बन जाएगा जेड वाली से, और बाकी के जो है वो बनाएंगे पाई, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूलर एक्सिस होगी उससे सिग्मा बनाना है और बाकी से पाई बनाने हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। O2 काम करे, सबसे पहले होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2s2, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि O2 से पहले के जो मॉलिक्यूल है N2 है, C2 है, ठीक है, इनमें आता है आपका कौन सा पहले, इनमें पहले आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है, ड्यू टू ऑर्बिटल मिक्सिंग। क्योंकि यहाँ पे p और s के बीच का गैप कम होता है तो ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाती है। बट जैसे जैसे नीचे हायर एटम में बढ़ते जाएंगे तो गैप जो है बढ़ता जाता है, तो ऑर्बिटल मिक्सिंग कम होती है, उस वजह से pz की एनर्जी जो है मतलब 2pz पहले आ जाएगा। तो इसके बाद आएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 4 6 8 10, 2 12, 2 14। इसके बाद आएगा सिग्मा, इसके बाद आएगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों में एक एक भरना है। अब टोटल हुए 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए हमने। अब यहाँ से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है, ये है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग। तो दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब कि O2 स्पीसीज, O2 जो है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है ना। इसका होमो क्या होगा, इसका होमो होगा पाई एंटी बॉन्डिंग, ये वाला जिसके अंदर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपने लास्ट में भरे हैं वो होमो होता है। उससे ऊपर वाला जो खाली होता है वो ल्यूमो होता है। तो इसका ल्यूमो क्या होगा, इससे अगला ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार 2pz, तो ये हो जाएगा इसका ल्यूमो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, ऐड होंगे तो यहाँ पे होंगे या उसमें होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है यहाँ पे हमको देखना है, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए आपको देखना होगा बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 का निकाल लेते हैं।
देखिए इससे ये कैंसिल, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इससे ये माइनस हो जाएगा, इससे ये माइनस, और यहाँ पे बचे 2 4 6 माइनस 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से 2, मतलब O और O के बीच में 2 बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ जो है इसके आगे जो आपसे आयंस बनाए जाएंगे उसमें भी आपको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही करना है। जैसे O2 माइनस का करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। O2 2 माइनस का करोगे एक और यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बट ये मैथड बहुत लंबा हो जाता है। एग्जाम के लिए आपको सिंपल मैथड याद रखना है, जो ट्रिक मैंने बहुत बार बताई भी हुई है कि N2 से याद रखना है। N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 और बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना, 3। ठीक है, इसके बाद जो है ऊपर नीचे घटता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे 13 12 11 10 15 16 17 18, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1.5, यहाँ हो जाएगा 1, 2.5, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1.5 और 1। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, इससे सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी उतनी ही कम। तो फटाफट कंपेयर कीजिए इसको इसके साथ। O2 का, ठीक है, O2 माइनस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, O2 2 माइनस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया 1। O2 2 प्लस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गए, एंटी बॉन्डिंग से निकल जाएंगे। O2 2 प्लस के केस में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्डिंग के निकलेंगे तो घटेगा। इसके बाद आता है O2 प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ये हो जाएंगे यहाँ पे 15, और 15 में हो जाएगा 2.5। तो फटाफट ऑर्डर में लगाइए। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, O2 2 प्लस का 3, उसके बाद आया O2 प्लस का, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आया है, O2 माइनस का, और उससे कम आया है O2 2 माइनस का। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का है ना। अगर बॉन्ड लेंथ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जो है इसकी सबसे कम, तो O2 2 प्लस की बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम ही उसने पूछी है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पे है कितना, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो आंसर आएगा ये वाला। तो इस तरीके से सिर्फ एक चीज, एक एमओ थ्योरी समझ के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन समझ के आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है, इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं छोड़ना। द सेट ऑफ आयंस एक्सपेक्टेड टू शो जॉन टेलर डिस्टोर्शन, आपसे डिस्टोर्शन कह दे या जॉन टेलर डिस्टोर्शन कह दे या कौन सा मॉलिक्यूल डिस्टोर्टेड होगा ये कह दे, एक ही बात है। आपने सिर्फ चेक करना है कि डी ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकली फिल्ड है या फिर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। बस इतनी सी बात आपने चेक करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चेक करना है, और चेक करने का तरीका भी वही है जो मैंने बताया है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि 3D सीरीज तो याद रखनी है, कि 3D सीरीज से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम +3, थर्ड लिखा है ना, मतलब +3। स्कैंडियम टाइटेनियम दूसरा ही मेंबर है, और टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे होता है 3D2 4s2। ठीक है, +3 का मतलब 3D1, और ऑक्टाहेड्रल है सारे के सारे। 3D1 कैसा होगा, अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, तो इसके अंदर तो डिस्टोर्शन होगा। Cu+2 होता है D9, ये भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। हाई स्पिन Fe+3 होता है D5, हाई स्पिन जो होगा इसके अंदर डिस्टोर्शन नहीं होगा। अब देखिए कॉपर+2 ये हो जाता है D10, तो इसके अंदर डिस्टोर्शन नहीं होगा। निकिल D8 इसके अंदर भी नहीं होगा।
हाई स्पिन Fe+3 इसके अंदर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है Cu+2 D9, यहाँ पे होगा। लो स्पिन Fe+3 में होगा और इसमें भी होगा। तो आंसर ये वाला। मैंने फटाफट ये किया है क्योंकि मुझे याद है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये आपके साथ भी होगा कि आपको टिप्स पे हो जाएंगे सारे के सारे कि अच्छा Cu+2 D9 होता है, Cu+1 D10 होता है। ठीक है, तो ये कौन सा सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये बना के नहीं देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अपने दिमाग में विद इन सेकेंड्स आप कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। Which is the correct statement about N bond in NiH3 का 6 2 पॉजिटिव? NiNH3 का 6 2 पॉजिटिव मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा होगा। तो इसने कहा है कि यहाँ पे Ni और N के बीच की बॉन्ड, Ni और ये वाला N NH3 वाला, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ की बात की है कि कौन सी बात सही है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल कब होंगी, सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल, जब आइडियल ज्योमेट्री होगी, आइडियल ऑक्टाहेड्रल होगी। और वो कब होगी, जब सिमेट्रिकल जो है डी ऑर्बिटल जो है सिमेट्रिकली फिल्ड होगा, अगर या फिर जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपने बस इतना चेक करना है कि इसके अंदर डिस्टोर्शन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे Ni+2 होता है क्या, D8 को भरो ऑक्टाहेड्रल में, T2G यहाँ पे गया, Eg यहाँ पे 1 2 3। अब अमोनिया है 4 5 6 7 8। तो सिमेट्रिकली फिल्ड है तो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 एंड XeO2F2, दोनों की स्ट्रक्चर पूछी गई है। दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ये। फटाफट स्ट्रक्चर निकालते हैं। लॉन्ग मेथड मैंने जो है वीडियो में पहले बताया हुआ है, जो हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट मेथड से आपको बता रही हूँ। XeF2, सबसे पहले क्या करो, सेंट्रल एटम लिख लो, उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, 8 होते हैं जीनन में। उसके बाद उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो बना दो। फ्लोरीन है, एक एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल सिंगल, है ना। अब इसके बाद देख लो इसके पास कितने अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुए 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, मतलब 5 स्टेरिक नंबर आया। और 5 स्टेरिक नंबर में क्या पॉसिबल है, कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो, एक S 3 P और एक D। यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शुरू करूँ तो इसको मैंने S दिया, इसको P, इस लोन पेयर को P, इसको भी P और इसको D। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब TBP ज्योमेट्री होगी। और TBP ज्योमेट्री में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी कि ये तो जाएंगे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू बैंड्स रूल, और ये चला जाएगा आपका एक्सियल पे। तो लीनियर आ जाएगी इसकी शेप यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल। अब इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा, XeO2F2 का और देख लेते हैं क्या होता है। वापस से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, बॉन्ड बना देने हैं। O2F2, 2 ऑक्सीजन है और 2 है फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाता है, डबल, और फ्लोरीन सिंगल। बस इतनी सी बात तो याद रखनी है, और क्या ही है इसके अंदर। एक लोन पेयर बचा। ठीक है, इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है डबल के अंदर, ये याद रखना है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा यहाँ पे सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, पाई नहीं देखते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिग्मा को ही एज अ बॉन्ड पेयर काउंट करना है, पाई को नहीं। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हुए, एक यहाँ और 2 ये, तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं S P P P और D, यहाँ पे sp3d ज्योमेट्री शेप सेम आई है बट शेप अलग अलग आएगी, अभी देखना। जीनन, अब आपको क्या करना है,
आपके पास एक लोन पेयर है और दो तरह के एटम्स हैं, तो बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, एक्सियल पे, क्योंकि लोन पेयर वहां पे जाता है जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा हो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो वहां जाएगा जिस ऑर्बिटल के अंदर पी कैरेक्टर ज्यादा हो। रीजन इसके पीछे मैंने पूरा कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए आप बेंट्स रूल वाली वीडियो जो है देख सकते हैं। तो बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग आपने करना है, ये हुए इक्विटोरियल बॉन्ड्स और ये हुए एक्सियल। तो सबसे पहले एक लोन पेयर, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन जाएगा यहाँ, फ्लोरीन, और यहाँ पे कौन आएगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के थ्रू। तो स्ट्रक्चर इसकी ऐसी दिखेगी, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हो गया लोन पेयर, यहाँ पे ऊपर फ्लोरीन और नीचे फ्लोरीन, तो सी सॉस की स्ट्रक्चर होगी। आंसर हुआ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड MO इन N2 एंड O2 प्लस रेस्पेक्टिवली। टेक एक्स एक्सिस, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेक एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर मैं एक्स को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलूँ, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है सपोज करो ओ रो के केस में, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो जो सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बना होगा पहला, ठीक है, वो बनेगा किससे, पीएक्स से, पीएक्स और पीएक्स की ओवरलैपिंग से। बाकी जो आपका पीवाई और पीजेड बचेगा वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है बस, जो बचेगा पीवाई और पीजेड वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। अब उसने पूछा है क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब होमो पूछा है। O2 प्लस के केस में होमो क्या था, ये आपको ध्यान देना है। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है हमने अभी देखा था, ये रहा। O2 प्लस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये O2 का केस में जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ में दो दो भर जाएंगे, तो होमो हो जाएगा इसका पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये वाला होगा पाई एंटी बॉन्डिंग इसका होमो। O2 प्लस के केस में पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार वाई दिया हुआ है, पाई 2pz, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2pz। अब इसने अगर x को दिया है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो y और z से बनेगा आपका क्या, y और z से बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता, ठीक है। मैं O2 प्लस के केस पे कह रही हूँ। सिग्मा 2px ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से होंगे, और इन दोनों के लिए अब हमको N2 का और देखना पड़ेगा। N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आपने इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भरने हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो N2 में आपको पता है क्या होगा, सिग्मा 1s2, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, स्टार का मतलब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसके बाद इसमें आएगा पाई 2px, ये चीज यहाँ ध्यान रखनी है। N2 के केस में पाई 2px पहले आएगा, पाई 2px और पाई 2py। इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने x एक्सिस दे दिया है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, इसको कह देंगे 2px और ये हो जाएगा y और z, ठीक है। ज्यादातर ये होता है कि z को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं, अगर नहीं दिया है, अगर दिया है तो फिर जो उसने एक्सिस दी हुई है इंटरन्यूक्लियर उससे आप सिग्मा बनाएंगे, बाकी बचे हुए से y बनाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 6 8 10 12 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें होमो कौन सा है, इसका होमो है सिग्मा 2px, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ये वाला,
ठीक है, इसका होमो सिग्मा 2px, उसका पाई एंटी बॉन्डिंग आया था। पाई एंटी बॉन्डिंग तो इन दोनों में ऑप्शन है, एक में y है एक में z है, कोई सा भी हो सकता है। तो आंसर आपका ये वाला यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। 3 स्पीसीज दी हुई है, एक कैटायन, एक एनायन, एक न्यूट्रल। तीनों में उसने क्या पूछा है? स्टेबिलिटी। मैंने अभी अभी बताया था कि स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है। अगर आपको स्टेबिलिटी अगर आपको स्पीसीज की देखनी है तो कैसे? बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे आप Li2 का निकाल लो पहले। Li के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल हुए 6 अगर आपको भरने हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। ठीक है, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अब ऐसे ही आप निकाल लोगे Li2 पॉजिटिव का। पॉजिटिव का कितना आएगा? 0.5। Li2 पॉजिटिव का 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, और Li2 नेगेटिव का भी आएगा 0.5। तो तीनों की स्टेबिलिटी को आपने कंपैरिजन जो है करना है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है Li2 का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो Li2 है। अब इन दोनों में देखना है प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अगर मैं बात करूँ कि Li2 प्लस के केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। और अगर मैं माइनस की बात करूँ तो एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, और वो एंटर होगा एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा 2s1। तो इलेक्ट्रॉन जब